हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि 7 चैप्टर हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। इसके अंदर हमें दो चीज़ें मिल रही थी। रिएक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो एक बार रिएक्शन हो जाए, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो वो फिर वापसी भी हो सकते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वापसी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते, उन्हें हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन का, और उसके अंदर जो है वो हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज विच प्रोड्यूस ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट and formed in these reactions may be suddenly recombined and transformed back into the original reactant। हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो एक सर्टेन अमाउंट तक प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद वही प्रोडक्ट जो है वो सेम टू सेम फिर से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो यहाँ से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई हो चुकी है, प्रोडक्ट जब ज़्यादा हो चुका है, तो प्रोडक्ट जो है वो फिर से वापसी जो है रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो, उसके बाद वही प्रोडक्ट जो है वो फिर से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो, उसे हम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। हैंस अ टू वे रिएक्शन इज़ एस्टेब्लिश। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं वो टू वेज रिएक्शन होते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मतलब दोनों रास्ते हैं, टू वेज हैं, तो इसे टू वे रिएक्शन कहते हैं। इज एस्टेब्लिश अकर साइमल्टेनियसली एंड कंटिन्यूसली अंटिल द सिस्टम रीचेज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पर होते रहेंगे। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते रहेंगे और प्रोडक्ट जो है वो फिर से रिएक्टेंट के अंदर एक ही वक्त में जो है वो दोनों रिएक्शंस चल रहे होंगे। जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्शन जो है वो इस तरफ जा रहा है, इसे हम जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जब रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जा रहा है, वापसी जा रहा है, इसे हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होता है, इसे हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन एक ही वक्त में हो रहे हैं, और जब दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों तरह से कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाएगी तो उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। We generally donate these type of reaction by two half-headed arrows। हम इस तरह की एरो से जो है वो दो हाफ हेडेड एरो से जो है वो हम ऐसे रिएक्शन को जो है वो डिनोट करते हैं। ऐसे रिएक्शन को जो है वो हम ऐसे जाहिर करते हैं बाय बोथ पॉइंटेड टूवर्ड द डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में रखेंगे तो ये दोनों के तरह से जो है वो पॉइंट करेगा, दोनों तरह के डायरेक्शन हमें दिखाएगा। उसके बाद सम एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर मेंशन। यहाँ पर कुछ हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के। पहला जो रिएक्शन है वो एस्टरिफिकेशन ऑफ इस एसिड एंड अल्कोहल। एक एसिड है हमारे पास और एक हमारे पास अल्कोहल है। यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो एसिड है और ये अल्कोहल है। जब आपस में रिएक्ट करते हैं H2O की कंसंट्रेशन के साथ, हीट भी इनको मिलेगी तभी ये रिएक्ट करेंगे, और ये जो है वो दो चीज़ें बनाते हैं। एक हमारे पास इथाइल बनाते हैं और एक वाटर बनाते हैं। तो ये दो चीज़ें जब बन रही हैं तो ये फिर से जो है वो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये वापसी जो है वो इथाइल और वाटर कंबाइन होकर ये फिर से इन रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इंटू NO2। ये हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर N2O4 ये एक गैस है और ये कन्वर्ट होती है 2NO2 में। तो ये जो है वो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, वापसी बैकवर्ड भी जा सकता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो हमने ये जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वाला ये प्रोसेस हमने पढ़ा है, जिसके अंदर जो है वो N2 और H2 जो है आपस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। ये भी रिवर्सिबल है, जिसके अंदर अमोनिया फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है।
उसके बाद हमारे पास चौथा रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय एलिमेंटल गैसेस। एलिमेंटल गैसेस हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और इसके अंदर से जो है वो हम नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, बैकवर्ड भी जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो है वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, एक्चुअली में केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और वो कैसे जो है वो आता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन in which all the reacting species are present with no net change in their concentration, and this happens only if two opposing reactions are occurring at the same rate. तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, एक वो पॉइंट है जिसमें क्या होता है, दोनों तरह से दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस हैं वो दोनों इक्वल होंगी। मतलब एक तरह से जितनी कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की होंगी उतनी ही दूसरी तरह कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की होगी। और ये तभी मुमकिन है क्योंकि रिएक्शन तो चलता रहता है, तो कंसंट्रेशन सेम कैसे हो सकती है? दोनों की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ती रहेगी और कंसंट्रेशन जो हमारे पास रिएक्टेंट की है वो कम होती रहेगी क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए? तो ये तभी मुमकिन है जब दो अपोजिंग रिएक्शन, दो अपोजिट रिएक्शन जो है वो चल रहे हो। मतलब एक तरह से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हो, दूसरी तरह से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हो। दो जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होंगे और इसी तरह से जो है वो दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो दोनों की बराबर रहेगी, दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी और इस पॉइंट को जो है वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके अंदर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन तो चलता रहता है लेकिन सिर्फ इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है और दोनों जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब जितनी तेज़ी से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतनी तेज़ी से ही बैकवर्ड रिएक्शन होगा और इसी वजह से दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी और इस पॉइंट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। It means that the reactant and product are continuously interconvert into each other with the same rate. इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो एक ही इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर बैक कन्वर्ट होते हैं और ये जो है वो सेम रेट से, मतलब एक ही स्पीड से हो रहे होते हैं। रेट का मतलब है स्पीड, तो एक ही स्पीड से ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। जैसे जितनी रेट से जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी रेट से जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है और तभी जाके केमिकल इक्विलिब्रियम आता है क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच रिवर्सिबल रिएक्शन where no net change in their concentration of the reactant and product occur with time. तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट है, एक वो पॉइंट है केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जिसके अंदर उनकी कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आती। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आती, वो दोनों जो है वो बराबर हो जाते हैं और ये तभी हो पाता है जब दोनों तरह से अपोजिट दो रिएक्शंस चल रहे हों, एक फॉरवर्ड रिएक्शन एक बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन के पास। यहाँ पर जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जो है वो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक वो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के कन्वर्ट हो उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और एक वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो उसे हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन को जो है वो हम रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है, ये बैकवर्ड ही है और रिवर्स ही है। तो रिवर्स बैकवर्ड बात एक ही है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो इसके अंदर ये हमें वो रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर जो है वो रिएक्शन जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, चाहे हम उसको किसी भी तरह से उल्टा लिखें लेकिन ये हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही जाता है। तो इसीलिए इसे जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये जो है वो रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो इसके अंदर जो है वो रिवर्स रिएक्शन के अंदर उसका उल्टा होता है कि इसके अंदर जो है वो
प्रोडक्ट से जो है वो रिएक्टेंट बनते हैं, मतलब प्रोडक्ट जो बन चुका है अब वो डिकम्पोज होके फिर से रिएक्टेंट बनाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन चुका है, अब ये फिर से रिएक्टेंट को बना रहा है, ऐसे रिएक्शन जा रहा है। या फिर अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस साइड पे प्रोडक्ट हो तो ये रिएक्शन इस साइड पे जाएगा और प्रोडक्ट से जो है वो रिएक्टेंट बनेंगे। तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट। ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाता है, मतलब लेफ़्ट साइड पे जो है वो रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड पे प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये हमेशा जो है वो राइट टू लेफ़्ट जाता है, क्योंकि राइट साइड पे जो है वो हम हमेशा प्रोडक्ट लिखते हैं और लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट लिखते हैं। तो ये इस तरफ जाएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो उल्टा होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, एट इनिशियल स्टेज, मतलब शुरुआती स्टेज के अंदर द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी वेरी फास्ट। इसके अंदर जो है वो जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो मतलब रिएक्शन की स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा होती है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनते रहते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका रिएक्शन का स्पीड जो है वो कम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, अब रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इसके अंदर इनिशियली मतलब शुरुआत के अंदर ये जो है इसकी स्पीड सबसे पहले रेट जो है वो फास्ट होता है, लेकिन हमारे पास इसका जो है वो उल्टा है। रिवर्स रिएक्शन के अंदर, बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर इसका उल्टा है। इसकी इनिशियल स्टेज के अंदर ये जो है वो दिस रिएक्शन इज़ नोटेड टू बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसका रिएक्शन जो है वो बहुत ही कम होता है, इस रिएक्शन का रेट बहुत ही कम होता है, क्योंकि अभी तक जो है वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अभी प्रोडक्ट इतने ज़्यादा नहीं हुए कि वो रिवर्स हो सकें। और अब जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी तभी जाकर वो जो है वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो इसकी इनिशियल शुरुआती दौर में, शुरुआती स्टेज में ये जो है वो बहुत ही कम होता है रिएक्शन, उसके बाद जो है वो ये इसका रेट रिएक्शन का बढ़ता है। एज टाइम गोइंग ऑन द रिएक्शन बिकम स्लो। अब ये जैसे ही टाइम के साथ ये जो रिएक्शन है ये स्लो होता है, लेकिन इसमें जो है वो टाइम के साथ जो है रिएक्शन फास्ट होता है। तो इसकी स्पीड तब तक बढ़ती रहती जब तक जो है वो इक्विलिब्रियम की पॉइंट तक रिएक्शन नहीं पहुंच जाता। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स मैथमेटिकल अप्रोच भी इसकी है। मैथमेटिक्स के अंदर भी इसका जो है वो हम एक लॉ पढ़ेंगे। उस पे जाने से पहले हम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लें कि वी नीडेड टू नो व्हेन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम कब आता है और सिस्टम किस तरह के सिस्टम के अंदर आता है। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम जो है वो यहाँ पर एक एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोजन है और आयोडीन है, इन दोनों का कलर पर्पल है और इसके अंदर हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड और ये कलरलेस कंपाउंड है। और याद रहे ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस एरो से आपको पता चल रहा है कि दोनों तरह से जो है वो इसके एरो के हेड हैं, दो एरोज़ हैं और दोनों तरह से हेड हैं। तो ये हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज मिक्स्ड इन सील कंटेनर। याद रहे कि ये कंटेनर जो है ये सील होना चाहिए, कंटेनर बंद होना चाहिए, क्योंकि हमेशा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमें क्लोज कंटेनर के अंदर मिलता है। हमारा अगर कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो हमारे पास कोई भी जो इक्विलिब्रियम की पॉइंट है वो हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो उस कंटेनर से लीक हो सकते हैं। तो इसीलिए कंटेनर सील होना चाहिए। और यहाँ पर टेम्परेचर हमने दिया है 500 सेंटीग्रेड का। दे स्टार्ट रिएक्टिंग टू फॉर्म सम हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर जो है वो जब रिएक्शन होगा तो ये कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियली द ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स बिकॉज HI वाज नॉट प्रेजेंट इन द वेसल, बट एज सून एज HI इज फॉर्म्ड इट रेडिली डिकम्पोज बैक इनटू द हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो शुरू के अंदर सबसे पहले क्या होगा, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारा प्रोडक्ट है ये तो अभी बना ही नहीं है, ये जब बनेगा तभी जो है वो ये बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। और ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयोडाइड जब बन चुका है, कुछ उसकी कंसनट्रेशन बन चुकी है, तब जाके जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट करेगा और फिर से आयोडीन और हाइड्रोजन दोनों बनाएगा। तो ये जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन फिर स्टार्ट होगा, पहले सिर्फ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होगा।
although the rate of reverse reaction is quite slow in the beginning due to the low concentration of HI, but as the time goes on, the rate of forward reaction gradually decreases and rate of reverse reaction increases in the same manner. तो जब शुरू के अंदर क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई है, तो फॉरवर्ड स्पीड की जो रेट है फॉरवर्ड स्पीड का वो ज़्यादा होगा, और रिवर्स रिएक्शन का रेट बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही लो है। और जैसे ही प्रोडक्ट कुछ बनना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, तो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो हाई हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, और जो रिएक्टेंट हैं वो स्लो हैं, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो गए हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम है, तो रिवर्स जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो कम हो जाएगा, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा हैं, तो इसीलिए जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड जो है वो हाई होगा। तो ये दोनों जो है वो जब इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, तो वहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम हमारा इस्टेब्लिश होगा। Ultimately, the rate at which the H2 and I2 मतलब हाइड्रोजन एंड आयोडाइड react to form HI becomes equal to the rate at which HI breaks down back into the hydrogen and iodide. Thus, the equilibrium is the set up. तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जितनी तेज़ी से हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, उतनी तेज़ी से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, मतलब जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट बन रहे हैं उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसी तरह दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो ये दोनों की बराबर हो जाती है, और यहाँ पर जो है वो दोनों तरह के बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों के स्पीड जो है वो ये दोनों रिएक्शंस की स्पीड जो है वो बराबर हो जाती है, और इस पॉइंट को जो है वो हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। This can be seen as by intensity of purple color of iodine, which decreases gradually until a constant light purple color is settled. ये जो है हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस पर्पल कलर से, क्योंकि जब पर्पल कलर जो है वो बहुत ही डार्क है, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब इसका कलर जो है वो लाइट है, तो हमें पता चल सकता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो हमारे पास ग्राफ दिए हुए हैं। इन ग्राफ्स की मदद से हम ज़्यादा इक्विलिब्रियम को अच्छे से समझ सकते हैं। पहले ग्राफ पे आ जाएं। यहाँ पर जो है वो आपको दो चीज़ें मिल रही हैं। एक है कंसंट्रेशन, जो हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस पे है, ऊपर वाले एक्सिस पे, जिसे जो है वो वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस पे जो है वो हमारी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है। और यहाँ पर जो है वो टाइम है, मतलब कितने टाइम से जो है वो रिएक्शन चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इनिशियल टाइम है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर मतलब टाइम ज़ीरो है, और कंसंट्रेशन जो है वो किसकी ज़ीरो है और किसकी हाई है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है हमारे पास प्रोडक्ट की है वो कम है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो हाई है। तो ऊपर वाली जो लाइन ये आ रही है, ये हमारे पास रिएक्टेंट की लाइन है, और ये जो लाइन जा रही है ये प्रोडक्ट की लाइन है। तो जहाँ यहाँ पर इनिशियल शुरू के टाइम में जो रिएक्टेंट हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि ये रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, और प्रोडक्ट कम हैं क्योंकि रिएक्शन अभी चल नहीं रहा है और प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट बहुत ही कम है। तो हमारे पास HI प्रोडक्ट जो है ये बहुत ही कम है, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोडक्ट यहाँ से बढ़ रहे हैं, टाइम के साथ जो है वो रिएक्शन चल रहा है, प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, और रिएक्टेंट कम होते होते यहाँ पर जो है वो इसका जो ग्राफ है वो सीधा जा रहा है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो गई है, इसे जो है वो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इसके बाद जो है वो ये इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे ग्राफ में देखें तो दूसरे ग्राफ में हमें रेट ऑफ रिएक्शंस के हिसाब से जो है वो इक्विलिब्रियम को समझाया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिसमें जो है वो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, ये जो है बहुत ही हाई होता है इनिशियल के अंदर। रेट ऑफ शुरू के अंदर जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जाके जो है वो कम हो जाता है।
लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर बैक कन्वर्ट होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन हाई हो जाता है और दोनों का रेट जब इक्वल हो जाता है इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है? सबसे पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट ओनली इफ़ द कैरिड इन क्लोज कंटेनर। आपको बताया कि क्लोज कंटेनर के अंदर ही सिर्फ इक्विलिब्रियम हमें मिल सकता है, क्योंकि अगर कंटेनर अगर ओपन होगा तो वहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, भाग सकते हैं। नंबर दूसरा है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट होने चाहिए। इक्विलिब्रियम की स्टेट पर अगर कोई भी इनमें टेम्परेचर, प्रेशर या चेंज हो जाता है तो इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन नहीं हो सकती, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। उसके बाद नंबर थर्ड पे आते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी सेम दैट इज़ द सिस्टम अटेंड द डायनामिक स्टेट। तो यहाँ पर डायनामिक का मतलब ये है कि मोशन, तो यहाँ पर जो भी फॉरवर्ड रिएक्शन भी मोशन के अंदर है, बैकवर्ड रिएक्शन भी मोशन के अंदर है और इस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो सेम होना चाहिए, इन दोनों की स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद नंबर जो चौथी पॉइंट है द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी रिमेन कांस्टेंट। दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, मतलब जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए। तो द एडिशन ऑफ द रिमूवल ऑफ एनी ऑफ देम काज इक्विलिब्रियम टू डिस्टर्ब। यहाँ पर अगर हम कोई और रिएक्टेंट या कोई और प्रोडक्ट को निकाल लें या रिएक्टेंट को निकाल लें या प्रोडक्ट को लगा दें या रिएक्टेंट को और लगा दें तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं वेज टू रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है? तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, एक है फिजिकल मेथड, एक है केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड के अंदर हम कोई फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक रेडिएशन यूज़ करते हैं, यूवी रेज़ या आईआर मतलब इंफ्रारेड रेज़ या फिर विजिबल लाइट को हम यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं, इस किसी जो रिएक्शन जिसके अंदर चल रहा है उसी मिक्सचर में से हम इन रेडिएशन को गुजारते हैं और वो जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। वो रिएक्शन जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन with respect to equilibrium concentration noted by स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो नोट करता है कि कितना जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्टेंट कितनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और प्रोडक्ट कितनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी मदद से हमें ये पता चलता है कितनी परसेंटेज जो है वो रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितनी परसेंटेज प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसकी मदद से हम जो है वो दोनों की कंसंट्रेशन का हिसाब लगा के हमें पता चल सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं। अगर दोनों की सेम कंसंट्रेशन है तो दोनों एक ही दोनों का जो एब्जॉर्प्शन परसेंटेज है वो दोनों का सेम होगा, मतलब कितना परसेंट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है ये दोनों का अगर सेम होगा तो हमें पता चल जाएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है। नंबर 2 पे आते हैं केमिकल मेथड। इसके अंदर जो है वो फॉर डिटरमाइनिंग केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय यूजिंग द केमिकल मेथड लेट अस कंसीडर एसिडिफिकेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। तो ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं कि एसिटिक एसिड ये एक जो है वो हमारे पास एसिड है और ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, और इनका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक मिलता है हमें ईस्टर और एक वाटर मिलता है। तो ये रिएक्शन इसके हिसाब से जो है वो हम आके केमिकल मेथड से पता लगाएंगे कि इसका जो है वो, तो यहाँ पर हम जो है वो एक चीज़ का यूज़ करेंगे, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज़ करेंगे जिसे हम KC कहते हैं। और ये जो है वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ रहे होंगे। KC क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और हर रिएक्शन का जो है वो एक अलग से एक वैल्यू होती है। और ये कैसे निकालते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हम ऊपर जो है वो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हम ऊपर लिखते हैं और नीचे जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं और इसके अंदर जो आंसर आता है वो हमारा KC होता है। तो KC हर रिएक्शन का अलग अलग होता है। यहाँ पर जो है वो हम KC की मदद से जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो हम पता लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट हैं, ये दोनों जो है रिएक्टेंट हैं और ये दोनों प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले जब इनिशियल टाइम है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमने कह लिया कि कंसंट्रेशन जो है वो ये A है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है A और B और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी दोनों की 0 है, मतलब प्रोडक्ट अभी बने नहीं है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास थोड़ी सी है, A और B है।
जब इन दोनों के बीच में चेंज आया है, जब जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जब ये जो प्रोडक्ट बने हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास बने हैं x और यहाँ पर दो x हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं। तो ये 2x जो बने हैं ये लाजम है कि ये हमारे पास इनसे निकले होंगे, रिएक्टेंट से निकले होंगे। तो यहाँ पर जो निकले हैं उसे हम जो है वो -x से ज़ाहिर कर रहे हैं। जब यहाँ से x माइनस हुआ तो यहाँ से x आ गया। तो जब यहाँ पर जो है वो a के अंदर x माइनस हुआ तो यहाँ पर जो है वो x प्रोडक्ट बना, b के अंदर से x माइनस हुआ तो यहाँ पर भी x प्रोडक्ट बना। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट पर जो है वो ये दोनों चीज़ें माइनस हो रही हैं। तो यहाँ पर आके हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके में जो है वो Kc का फार्मूला होता है। ऊपर जो है वो हम प्रोडक्ट लिखते हैं, नीचे हम रिएक्टेंट लिखते हैं। ऊपर हमने ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी है, ये दोनों जो है वो प्रोडक्ट हैं, इनकी कंसंट्रेशन हमने यहाँ लिखी है। उसके बाद नीचे हमने जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी है, ये हमारे पास जो है वो ऊपर रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन हमने नीचे लिखी है। तो यहाँ पर जो है वो इनको हम इससे हमने डिनोट किया है कि ऊपर जो है वो 2x हैं, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो x है। तो यहाँ पर हमने लिख ली। उसके बाद नीचे जो है वो हमने लिखा है a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इसकी जो है वो कंसंट्रेशन है a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ये इनकी कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर जो है वो x स्क्वायर हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारे पास a माइनस एक्स और b माइनस एक्स सेम रहेगा। तो इससे हिसाब से हमें ये पता चल सकता है कि जो है वो कंसंट्रेशन ये जो है वो दोनों की सेम है या नहीं है। अब जब हम जो है वो कंसंट्रेशन के हिसाब से मोल या फिर इनकी जो वैल्यूज़ हमें मिली होंगी, वो वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा कि Kc। और जब हम उसका अगर उनकी डिफरेंट अमाउंट ले लें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डिफरेंट अमाउंट रिएक्टेंट की ले लें, प्रोडक्ट की नहीं बल्कि रिएक्टेंट की सिर्फ डिफरेंट अमाउंट ऑफ ले लें, तो भी हमें Kc की वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम की पॉइंट में आ चुके हैं। अब Kc की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर हम रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज भी कर दें तो भी प्रोडक्ट पे कोई जो है वो डिफरेंस नहीं होगा, दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो ये सेम होगी। तो इससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो होपफुली ये आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वाली वीडियो आए। थैंक यू सो मच।